चलिए शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, हमारी बदलती पृथ्वी। ये क्लास 7th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, भूगोल का। और अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपको आपके एग्ज़ाम से पहले सारी जो चैप्टर्स की वीडियो है वो हम कंप्लीट करा देंगे, और इससे हम आपको फ्री ऑफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड होंगे। लेकिन आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए जल्द से जल्द नई से नई वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपना चैप्टर। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में क्या होता है, विभाजित है, और जिसे हम स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकारी आश्चर्य हुआ कि हम प्लेट जो होती है वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, मतलब धीरे धीरे वो क्या करती है, चारों तरफ घूमती रहती है। तो पृथ्वी के अंदर ही काम होता है ये। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही ये जो प्लेटें हैं वो घूम पाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो है उसके होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो पिघले हुए मैग्मा में जो गति होती है तो उसी कारण जो हमारी प्लेटें होती हैं वो एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर ही घूम पाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वर्ष एक वृत्तीय रूप में घूमता है, मतलब एक वर्ष के अंदर कुछ गति की ही तय कर पाता है, और पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो वृत्तीय रूप में घूमता है, ठीक है। आगे देखिए, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें हम अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखने की चीज़ है कि जो गति, मतलब ये जो गतियाँ उत्पन्न होती हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी अंदर के भाग में घटित हो रही होती हैं उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी कि एंडोजेनिक, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हम उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाहरी जनिक बल कहते हैं, यानी जो ऊपरी पार्ट पे होते सतह पर उसे हम बाहरी जनिक बल कहते हैं, यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या होता है ये। आगे देखिए, कभी धीमी गति, मतलब आपने देखा होगा अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, यानी अंदर कभी कभार क्या होता है कि बहुत धीमी तरीके से क्या करती है, पृथ्वी घूमती रहती है, लेकिन कभी कभार वो बहुत धीमी गति से और कभी आकस्मिक गति उत्पन्न कर देती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गतियों के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि भी होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा भूकंप जो होती है वो आकस्मिक गति होती है, ठीक है। तो इनके कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक क्या होती है, हानि भी देखने को आपको मिलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पृथ्वी अपना जो सतह पर जिस तरीके से घूमती है अंदर, वो किस तरीके का होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका लावा है, ठीक है। तो ये हिलता रहता है। इससे क्या होता है, ये जो प्लेटें होती हैं ये क्या करती हैं, जब लावा होता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, घूमता है। तो उसी के दबाव के कारण जो पृथ्वी में जो प्लेट होती हैं वो क्या करती हैं, धीरे धीरे क्या करती हैं, वो भी घूमना प्रारंभ करती हैं, मतलब हल्का हल्का वो घूमती हैं। तो इसको घूमने में कई मिलीमीटर, अगर 1 मिलीमीटर या कुछ मिलीमीटर घूमता है तो उसको उतने में 1 साल से भी अधिक समय लग जाता है, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी की गतियाँ एक होता है अंतर्जनित, इसके अंदर आकस्मिक और पटल विपरण होता है, जिसमें भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी होता है, भूस्खलन देखने को मिलता है, और पटल विरूपण में आपको पर्वतीय निर्माणकारी बल देखने को मिल जाएगा। बहिर्जनित बल में अपर्दन एवं निक्षेपण देखने को आपको मिलता है, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे एवं हिमनद। तो ये आपका बहिर्जनित बल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में कई बार पूछता है, मैच द फॉलोइंग में, या आपको ऑप्शंस में भी पूछ लेता है ये। स्थलीय मंडल प्लेटें देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं, ठीक है। तो भूपर्पटी के अंदर बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर क्या होते हैं, टिके हुए हैं। आई होप आपको समझ में आएगा स्थलीय मंडल प्लेटें किसे कहते हैं, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर क्या हैं, टिके हुए हैं, ठीक है, यानी स्थित हैं। आगे देखिए, ज्वालामुखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, मतलब जो अंदर का जो मैग्मा है वो ज्वालामुखी के मुख के द्वारा क्या होता है, बाहर की तरफ आता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एंडो और एक्सो यानी अंतः और बाह्य जेनिक, ठीक है, इससे बनता है एडोजेनिक और इससे बनता है एक्सोजेनिक, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे
मैं आपको समझा देता हूँ ज्वालामुखी का क्या किस तरीके से होता है, इसका क्या नाम है। ये आपको ज्वालामुखी दिख रहा होगा, आपको पता है पृथ्वी के अंदर परपटी, मेंटल और ये आपको देखने को मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए जो मेंटल होता है इसी के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। मैग्मा जो है ये भूपर्पटी है यानी पृथ्वी की सतह है ये। तो अंदर से मैग्मा क्या आता है, बाहर की तरफ आता है। तो ये जब ऊपर की ओर निकल रहा होता है तो उससे कुछ गैस देखने को आपको मिलेंगे, तो उसी को हम गैस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसे गैस कहते हैं। ये क्रेटर होता है जब ऊपर से आके यहाँ नीचे ये जमता है, ठीक है, इसे क्रेटर यहाँ पे बोला जाएगा। और यहाँ देखिए ये अपने से कभी कभी ये बाहर भी आ जाता है, तो ये आपको देखो यहाँ पे निकास वेंट कहते हैं। और ये आपको लावा देखने को मिलेगा जो कि आपको बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये जो है आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार स्थलीय मंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की जो सतह होती है वो कंपन होता है। तो प्लेटों की गति करने पर ही क्या होता है, पृथ्वी के अंदर कंपन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस कंपन को भूकंप कहते हैं, मतलब जो भी कंपन होता है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, और इस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं, यानी जहाँ से वो ऊपर की ओर उठा है और उसके जितनी दूरी उसने तय की है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, यानी दूर तक जाती है। इसके निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, यानी जितना पास होता है, मतलब उद्गम केंद्र के जितना पास होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या होगी, हानि देखने को मिलती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है, यानी अधिकेंद्र से अगर दूरी ज़्यादा बढ़ती जाती है, मतलब दूर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगी कि भूकंप की जो तीव्रता है वो हमें कम देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, ये रहा, ये भूकंप के कुछ बारे में आपको समझाया जा रहा है। यहाँ देखिए भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, जहाँ से शुरू हो रहा है भूकंप, ये इसकी कुछ प्लेटें हैं। देखिए ये प्लेटें हैं, ये प्लेटों से यहाँ से ये जा रहा होता है, ये अधिकेंद्र कहता है, नहीं एपिक पॉइंट। यहाँ देखिए ये अधिकेंद्र होता है, और इस अधिकेंद्र के जो चारों तरफ ये क्या करता है, अधिकेंद्र से ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। तो ये प्लेटों की सीमाएं होती हैं, इसके ऊपर भूकंप तरंगे दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो यानी ये धीरे धीरे क्या बढ़ती है, बाहर की ओर जाती है ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो जितनी दूरी ये दूर होते जाता है उतना ही वहाँ पर नुकसान कम होता है, लेकिन अधिकेंद्र के पास यानी इन इलाकों में ज़्यादा हमें हानियाँ देखने को मिलती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे अथवा अनिधेय तरंगे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विशेष कोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, आगे हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिए, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं होती, लेकिन हम पहले से तैयार हों तो प्रभाव को कुछ रूप में हम कम कर सकते हैं। कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजनाओं को देखकर, सांपों का धरातल पर आना, यानी काफ़ी ज़्यादा सांप आपके धरातल पर घूमते हैं, सतह पर घूम रहे हैं। भूकंप एवं वस्तु स्थिति अध्ययन, यहाँ देखिए ये भुज में आया हुआ एक भूकंप है जो कि 26 जनवरी 2001, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस दिन ही आया था भूकंप भुज में। और भुज शहर में रिएक्टर स्केल जो था वो 6.9 की तीव्रता से मापा गया था। काफ़ी ज़्यादा भीषण भूकंप ये देखा गया था। इसमें सर्वाधिक हानि हुई थी। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत हो चुकी थी, ठीक है, ये आशंका की गई थी, इससे ज़्यादा ही हुए थे। भुज की तबाही, जैसे इसमें फ़ोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरुद्ध, यानी सभी के सभी तबाह हो गए थे, रुक गए थे। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील क्या थी कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी, ठीक है, वित्तीय सहायता भी सरकार ने मांगी थी। शहर में आग, ठीक है, अंगीठियों से पलटने के कारण कई सारी जगहों पर स्थान पे आग लग गई थी। भूकंप को प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन की घोषणा की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी वे हर व्यक्ति भोजन, कंबल, दवाई आदि तक नहीं पहुंच पाया था। ये भी चिंताजनक हालत बनी हुई थी उस समय, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, भूकंप के मापन यंत्र को हम क्या कहते हैं, भूलेखी कहते हैं, यानी मापक यंत्र जो होता है उसे हम भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसे भूकंप की तीव्रता 2 पॉइंट अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव न के बराबर होता है।
लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तु के गिरने क्षति पहुंचा सकता है, यानी गिरा सकता है, उसको क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होता है तो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, यानी विनाश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो 5 से कम अगर होता है तो बहुत न के मात्रा में देखी जाती है, लेकिन 5 और 5 से ज़्यादा होता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्षति वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाती है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए भूकंप से बचने के लिए स्कूल के अंदर मॉक ड्रिल्स वगैरह भी करवाई जाती हैं, जैसा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है भूकंप से बचाव करने की कुछ तैयारियाँ, यहाँ पे कुछ बात की गई है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले, जो सुरक्षित स्थान जैसे रसोई घर का काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में जाकर हमें बैठ जाना चाहिए। इनसे दूर रहें, आग वाले स्थान से दूर रहना चाहिए। चिमनी, आसमान, टूट सकने वाली चीज़ें, खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से हमें दूर रहना चाहिए। आगे है पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसको आपको याद रखना है भूकंप के दौरान। मुख्य स्थलाकृति में देखिए अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, मतलब जितनी ज़्यादा शैल टूटेंगे तो अपक्षय उतनी ज़्यादा तेजी से होगा। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा अपर्दन किसे कहते हैं, कई बार पेपर में पूछता है। तो जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, टूटे हुए चीज़ों को। जैसे कि मान लीजिए आपका जो शैल है वो टूट जाते हैं तो वायु, जल के द्वारा वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होते हैं, बहते जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पत्थर का टुकड़ा है, ये टूट गया, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया, विभाजित हो गया, टूट गया। हवा और जल, ठीक है, ये इसे क्या करेंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगी। पानी के द्वारा इसके कंकड़ धीरे धीरे कहीं और चले जाएंगे, वो टूटते जाएंगे, फिर वो टूट के सतह पर क्या होगा, इकट्ठे जाएंगे किनारे पर। सूखने के बाद हवा क्या करेगी, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अपर्दन कहते हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है, हवा और जल के माध्यम से। आपने आगे देखा होगा, यहाँ देखिए, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, यानी कई सारे स्थलाकृति को बनाते हैं। ठीक है, ये जो जगह जगह से अपर्दन व निक्षेपण के द्वारा बहाव के द्वारा जो आती हैं। ठीक है, आगे देखिए, नदियों के कार्य। नदियों के जल जो होते हैं वो दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है, यहाँ पे देखिए ये रहा, ये जो है ये खड़े ढाल वाली घाटी से गिर रही है, ठीक है, घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो ये क्या बनाती है, जलप्रपात। यहाँ पे देखिए कठोर शैलों को इसने तोड़ा है, शक्तिशाली द्वारा काटे गए मृदु शैल हैं ये, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये कठोर कठोर शैल आपको, ठीक है। और ये जो नीचे की ओर गिर रहे हैं तो ये खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो ये जलप्रपात बनाती है। आगे देखिए, आगे आपको दिखाया गया विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला एवं एंजेल जलप्रपात है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा, ये आपको याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे है, नदियों के द्वारा जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़ मार्ग बहती है, मतलब मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। ठीक है, सर्प की भांति वो बहती है यूं करके। ठीक है, नदियों के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। बाद में विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। ठीक है, अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, जिसके कारण शुरू हो जाता है विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, जैसे ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये विसर्प की भांति देखिए आ रहे हैं। ठीक, विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे हम चाप झील कहते हैं। तो देखिए ये रहा, ये विसर्प लूप जो है ये आगे की तरफ जा रहा था, तो यहाँ से ये कट गया, कट के क्या हो गया, आगे की ओर ये बह गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निष्पेषण भी करती है। तो निक्षेपण करने के द्वारा ऐसी मिट्टी, ऐसे पदार्थों का अवसाद कहते हैं। ठीक है, तो जो निकटी क्षेत्र में बाढ़ वगैरह के कारण जो
बहकर मिट्टी आती है, महीन मिट्टी जो आती है वो अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, ऐसी मिट्टी व पदार्थों को हम अवसाद कहते हैं। तो याद रखिएगा अवसाद किसे कहा जाता है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करता है और ऐसे ही मिट्टी को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उत्तित तटों के तटबंध कहते हैं, क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। समुद्र के पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और तथा अनेक धाराओं में विभाजित होती है। तो नदियाँ जो होती हैं कई सारी धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। तो आपको पता होगा बाढ़कृत मैदान किससे बनता है और तटबंध किसे कहते हैं। और आगे देखिए, आगे आपकी बात हो रही है यहाँ पे वितरिका कहा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है समुद्र तक पहुँचते पहुँचते और नदी अनेक धाराओं में क्या होती हैं, बंटने लगती हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये क्या हो गई है, बट गई हैं। ठीक है, फैल गई है यहाँ पे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निष्पेषण करने लगती है, तो निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो पता हो गया होगा आपको डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो नदियों द्वारा लाए गए वितरिका तथा अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। इसी मुहाने के अवसादों को संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वितरिका किसे कहते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। विश्व की कुछ नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो विश्व की कुछ नदियाँ ही क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये क्षेत्र जो है ये, ठीक है, ये डेल्टा ही कहलाता है। आगे देखिए समुद्र तरंग के कार्य। यहाँ पे आपने देखा समुद्र तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको हम समुद्री गुफा कहते हैं। तो देखिए समुद्री गुफा बड़ी बड़ी लहरों के कारण जो समुद्र के अंदर जो शैल हैं, जो पत्थर हैं, उनसे टकराती रहती हैं। तो उनमें क्या होता है, बड़ी और चौड़ी होते जाते हैं। तो इसी समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इसे हम समुद्री गुफा इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ये गुफाएं जो होती हैं बड़े होती जाती हैं तो केवल छत ही बच जाते हैं जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। तो ये रहा कुछ इस प्रकार से तटीय मेहराब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या एक हॉल के टाइप आपको दिख जाएगा और छत जो होती है वो गायब हो जाती है और इसी को हम तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं। फिर लगातार बहाव के कारण, ठीक है, छत भी क्या होता है, टूट जाता है। और दीवार जैसे अनेक आकृतियों का स्टैक कहते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको स्टैक दिख रहा है। ठीक है, यानी ये टूट चुका है, यहाँ से भी पूरा टूट चुका है। तो टूट के ही सिर्फ इतना हिस्सा बच गया है, मान लीजिए ये हिस्सा बच गया है, तो हम इसको स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए हैं। ठीक है, ऊंचे शैलों तथा समुद्र भृगु कहते हैं। तो समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए हैं ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। याद रखिएगा, समुद्री भृगु यानी कि जो जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए हैं उसी शैलों के तटों को हम क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए हिम नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिमनद जो है वो अपने नीचे कठोर चट्टानों से ग्लोशामी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन्हें गर्त में जल भर जाता है, यानी गहराई में क्या जल भरता चला जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, ठीक है, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो आइए वो समझ में हिमोड़ और हिमनद का निर्माण कैसे होता है। तो छोटे बड़े शैलों के तलछट और मिट्टी के निक्षेपित होते हैं, यानी निक्षेपण होने से, ठीक है, हिमोड़ और हिमनद का निर्माण होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यही इसमें इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको इतना ही पॉइंट पढ़ना था ज़्यादातर, ये आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, हिमोड़ और हिमनद क्या है। अगला है पवन।
तो इसमें भी कुछ ही आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है रेगिस्तान में पौने, ये बालू टिब्बा कहलाते हैं। बालू टिब्बा यानी इस चित्र में आपको दिखाया गया है रेगिस्तान के द्वारा पवन जो बहती है रेगिस्तान के अंदर, वो अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, मतलब छाती के आकार के एक शैल देख सकते हैं, पत्थर देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग यानी कि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। देखिए ये होता है इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से दिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आगे आपको लिखा है निचले भाग को आसानी से काटती है, हवाएं जो होती हैं वो निचले भाग को आसानी से काट देती हैं, इसलिए ऐसी शैल को हम संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं, जिन्हें हम बालू टिब्बा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बालू टिब्बा किसे कहते हैं, मैंने आपको छत्रक शैल तो आपको बता दिया, अब बालू टिब्बा। तो पवनें जो होती हैं हवाओं के द्वारा क्या करती हैं, एक स्थान का रेत दूसरे स्थान पर जाकर क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं, यानी कि गिराती हैं, तो छोटी छोटी पहाड़ बन जाती है, और वो जो पहाड़ बनती है उसे हम बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा कण महीन एवं हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित करते हैं, यानी बड़े क्षेत्र में निक्षेपित होती है, तो उसे हम लोएस कहते हैं। जैसे चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा बालू टिब्बा, लोएस और छत्रक शैल किसे कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे आपके क्वेश्चन हैं। प्लेटें जो होती हैं वो क्यों घूमती हैं, मैंने आपको बताया था क्यों घूमती हैं, क्योंकि अंदर लावा होता है और मैग्मा के पिघलने के द्वारा क्या करता है, वो घूमता है, तो इसीलिए प्लेटें कुछ वर्षों में कुछ ही मिलीमीटर घूम पाती है। बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या, मैंने आपको बताया। अपरदन क्या होता है, ठीक है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या होता है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, और चाप झील कैसे होती है, ये मैंने सभी आपको एक पॉइंट में बताया था। अब देखिए इनमें से कौन सी समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है, तो शैल जो है वो आपकी समुद्री विशेषता नहीं है। अगला है हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, तो हिमोड़ जो है वो हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। अगला है पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, तो ज्वालामुखी ऊपर की ओर आती है, ठीक है। अगला है छत्रक शैल में पाई जाने वाली, तो ये रेगिस्तान में छत्रक शैल पाई जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि वो छाते के आकार में ऐसे करके होती हैं। यहाँ का जो ये चीज़ होती है कटने के कारण कट जाता है और ये हट जाता है, तो ऊपर का जो हिस्सा आपको बचता है ये कुछ छाते के प्रकार का दिख जाता है, इसी को हम छत्रक शैल कहते हैं, जो कि रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो नदी घाटी में आपको चाप झील पाई जाती है। मैंने आपको चाप झील के बारे में बताया था, कुछ इस प्रकार से झील जो है वो आती है, लेकिन यहाँ से जब वो कट जाती है, बहाव यहाँ से रुक जाता है, तो वो अपना रास्ता यहाँ से बना लेती है, तो इतना हिस्सा जो बच जाता है, ये जो हिस्सा बच जाता है इसी को हम चाप झील कहते हैं। ये नदी घाटी में आपको देखने को मिलता है। और आगे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, हिमनद जो होता है वो बर्फ़ होता है, विसर्प जो होती है नदियाँ होती हैं, पुलिन मैंने बताया था आपको समुद्र तट के अंदर पाया जाता है। बालू टिब्बा जो होता है वो रेगिस्तान में होता है। जलप्रपात यानी कठोर स्तर शैल जो होते जलप्रपात जो होता है वो कठोर संस्तर शैल होते हैं। भूकंप जो होता है वो पृथ्वी के कंपन को कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, ये आपको याद हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर पे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये चैप्टर बड़ा लगता है तो हम आपको ये जो है सीटेट के अकॉर्डिंग आपको एक एक वर्ड पढ़ना है। हमें इसमें हर एक वर्ड जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और इस इम्पॉर्टेंट के कारण हमें सारे वर्ड्स को, पूरी बुक को, एक एक वर्ड को हमें बहुत ध्यान से देखना होता है। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपको नोट्स के रूप में, यानी कि कुछ कुछ लाइंस में ही आपको चीज़ें करवाऊँगा, और वो बहुत शॉर्ट नोट्स होंगे। मेरे ख्याल से आपके ये पूरे जो 7th की जो NCERT है भूगोल की, वो 10 से 12 पेज में ही ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है, पूरा की पूरी NCERT। तो वो जो नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे चैनल पे। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर पे, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।